नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज लखनऊ से अपडेट के साथ, जहां श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन कार्यक्रम भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन में ये कार्यक्रम होगा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर का सीएम योगी उद्घाटन करेंगे। दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र का सीएम योगी आदित्यनाथ उद्घाटन करेंगे। गौशाला का अवलोकन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो देखिए, 2 दिवसीय मथुरा का ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का, और मथुरा के दूसरे दिन पर क्या कुछ बड़े कार्यक्रम हैं वो आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गौशाला का एक तरफ अवलोकन करते नजर आएंगे, तो इसी के साथ श्री कृष्ण बलराम मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारी संवाददाता स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई है। स्कंदिता, क्या कुछ जानकारी? देखिए, आज खास दौरा, 2 दिवसीय दौरा मथुरा का सीएम योगी आदित्यनाथ का, और इस दौरान किस तरीके से बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं, क्या कुछ खास संदेश इसके माध्यम से सीएम योगी आदित्यनाथ देंगे? देखिए, आज दूसरा दिन है उनके योगी आदित्यनाथ के मथुरा दौरे का। आज दूसरा दिन है और योगी आदित्यनाथ की बात की जाए तो वो लगातार दौरे कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव नज़दीक है, माहौल बना हुआ है, तो उनका कहीं ना कहीं ऐसे वक्त पे दौरे करना अहम हो जाता है। अगर आज की बात की जाए, आज के कार्यक्रमों की, तो सुबह 10 बजे श्री कृष्ण बलराम मंदिर में वो जाएंगे, वहाँ पे अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे, सम्मिलित होंगे कार्यक्रम में। उसके अलावा भक्ति वेदांत गुरुकुल इस्कॉन में उनका कार्यक्रम होगा। इसके अलावा गौशाला का अवलोकन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और दुग्ध प्रसंस्करण केंद्र पर भी जाएंगे, वहाँ पर भी उनका कार्यक्रम है, उसका भी उद्घाटन किया जाएगा। तो लगातार ये 4 बड़े कार्यक्रम आज के हैं योगी आदित्यनाथ के, जो कि मथुरा में रहेंगे, क्योंकि आज दूसरा दिन है। और अगर बात की जाए मौसम की, तो कल जो है मौसम कुछ ठीक नहीं था, बावजूद इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ गए हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये प्रूफ करता है कि योगी आदित्यनाथ की कैसी भी परिस्थिति हो, उसमें हर तरीके से अपने आप को प्रूफ करते हैं, और चाहे जो भी परिस्थितियाँ हों, वो अपने कार्यक्रम को कभी हमेशा तवज्जो देते हैं, और हर तरीके से अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वहाँ पहुँच ही जाते हैं। जैसे आज दूसरा दिन है और लगातार इतने ये 4 आज के कार्यक्रम अभी आपको बताए हैं जो बड़े, जैसे बालकृष्ण मंदिर, कृष्ण बलराम मंदिर में उनका रहेगा, गौशाला का अवलोकन करेंगे। तो ये उनका अलग ही तरीके से, और बहुत ज़्यादा सोशल योगी आदित्यनाथ रहते हैं, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो या कोई भी फेस्टिवल हो, तो वो हमेशा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। और जिस तरीके से उनके लगातार ये कार्यक्रम चल रहे हैं और लगातार जो दौरे कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी तारीफ की जाए तो उसमें गलत नहीं होगा। देखिए, सबसे ज्यादा एक्टिव और सबसे हर दौरे में एक बड़ा संदेश रहता है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। लखनऊ से अगली अपडेट, जहां बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक होगी आज, जहां सीएम आवास पर शाम को ये बैठक रखी गई है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक का हिस्सा रहेंगे, जिस दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव में प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की जाएगी। मैनपुरी, रामपुर, खतौली में उपचुनाव होना है, और इसी को लेकर चर्चा होगी, विचार विमर्श होगा कि आखिर कैसे प्रत्याशियों के नाम जो है फाइनल किए जाएं, और तमाम नामों की चर्चा होगी। और उसके बाद नामों में से सबसे आगे नाम किसका रहता है ये देखना होगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ये उपचुनाव माना जा रहा है बीजेपी के लिए, क्योंकि 2 सीटें ऐसी हैं, यानी कि मैनपुरी और रामपुर, जहां पर समाजवादी पार्टी का अच्छा खासा दबदबा है, तो बीजेपी इसे किस तरीके से चैलेंज में लेती है ये देखना होगा। और देखिए, लगातार हमारी संवाददाता स्कंदिता हमारे साथ बनी हुई है, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। स्कंदिता, देखिए, कोर कमेटी की यह बैठक, बड़े दिग्गज इसमें मौजूद रहेंगे, भूपेंद्र सिंह चौधरी मौजूद रहेंगे। देखिए, हाल ही में उपचुनाव हुआ लखीमपुर खीरी की गोला गोकर्णनाथ में, और किस तरीके से भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में बम्पर जीत मिली है आने वाले दिनों में। और क्योंकि ये उपचुनाव है रामपुर सीट पर भी और मैनपुरी पर भी, दोनों ही सीट बहुत ही ज्यादा अहम है बीजेपी के लिए, और भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में ये चुनाव होना है, क्या रणनीति तय की जाएगी? देखिए, जब अभी लगातार 2-3 सीटों में बाई इलेक्शन हो रहे हैं, जैसे अभी आपने जिक्र किया गोला गोकर्णनाथ में, जहां पर चुनाव हुआ और बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है। भूपेंद्र चौधरी के अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बम्पर जीत थी। लेकिन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं अपने आरोप लगातार लगाती रही है कि चुनाव में थोड़ा सा बेईमानी रहा है, या ईवीएम में दिक्कत रही, उनके प्रत्याशियों को या उनके जो वोटर्स थे उनको कई बार वोट डालने नहीं जा
आने दिया। इसके अलावा मायावती की बात किया तो उन्होंने भी इस पर मोहर लगा, उन्होंने भी इस पर बात करी है, अपना पॉइंट रखा है कि भाई चीटिंग कहीं ना कहीं हुई या बेईमानी हुई, या मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा शंका में देखा गया है। विपक्ष लगातार इसका कर रहा है कि इलेक्शन जैसे होना चाहिए था वैसे नहीं करवाया गया। तो जीत तो दर्ज करी है, लेकिन इसके अलावा जो आने वाले बाई इलेक्शन है उसको लेकर अब तैयारियां जो है विपक्ष वो और मजबूती से कर रहा है। हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब प्रसपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य यादव से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ये जो बीजेपी ख्वाब देख रही है मैनपुरी में, आजमगढ़ वगैरह में, मैनपुरी में और रामपुर में जो जीत दर्ज करने के उनका ख्वाब ही रह जाएगा। वहां पर ऐसा हम होने नहीं देंगे, क्योंकि ये धरती पुत्र की सीट है, मुलायम सिंह की सीट है और आजम खान की सीट है। तो ये वहां मतलब हमेशा से ही समाजवादी पार्टी का दबदबा रहा है, तो कहीं से भी टक्कर कम नहीं होगी। एक जो कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी, क्योंकि दोनों ही जगह जो है सपा का अच्छा खासा मजबूती से प्रदर्शन रहा है, हमेशा से ही उनकी सीट रही है, उनका गढ़ रहा है। तो कंपटीशन इस बार आसान नहीं होगा। और अगर बात की जाए कोर कमेटी की तो जी हाँ, आज शाम को कोर कमेटी की बैठक है, जिसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे रहेंगे। शाम को ये बैठक होगी सीएम आवास पर, जहां पर भूपेंद्र चौधरी मौजूद रहेंगे, पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। और चर्चा बहुत अहम है, क्योंकि चर्चा में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा सकता है। उन पर बात की जाएगी कि किसको लड़ाया जाना चाहिए, कौन सी सीट से लड़ाया जाना चाहिए। क्योंकि योगी आदित्यनाथ जो है, या पार्टी की बात की जाए बीजेपी की, तो हमेशा सलाह मशवरा रहता है और एक जो डिसीजन निकल के आता है वो एकदम बम्पर डिसीजन निकल के आता है, जो लोग के हक्के बक्के उड़ा देता है एकदम से। क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ एक अलग ही नाम निकल के आता है, एक मतलब एक अलग सबसे डिफरेंट कुछ डिसीजन निकल के आता है, और जो सब लोग देखते रह जाते हैं। और वही चीज होती है कि विपक्ष के लिए तैयारियां करना और जोर से शुरू हो जाता है, क्योंकि कंपटीशन जो है आसान नहीं है। बीजेपी लगातार हर क्षेत्र में, हर किसी भी इलाके की बात की जाए तो अपना परचम वहां लहरा रही है, लगातार जीत दर्ज कर रही है हर जगह। तो विपक्ष के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन क्योंकि अगर मैनपुरी की बात की जाए तो अखिलेश यादव लगातार तैयारियों में जुटे हुए, और आज शाम तक नाम का भी ऐलान कर दिया जाएगा। अगर उम्मीद लगाई जा रही है, जहां तक लगभग लग रहा है कि तेज प्रताप यादव को सीट से लड़ाया जाएगा। हालांकि पहले नाम यहाँ पर डिंपल यादव का भी आ रहा था कि डिंपल यादव को सीट से लड़ाया जाना चाहिए समाजवादी पार्टी की तरफ से, या फिर जो शिवपाल यादव हैं अखिलेश यादव के चाचा, उन्होंने भी मतलब उनको भी कहीं ना कहीं से इंतजार है, उन्होंने भी अपना अभी उम्मीद छोड़ी नहीं है। उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं से शायद उनको मौका दिया जाए, पर कुछ लग नहीं रहा कि जिस तरीके से अभी तेज प्रताप का नाम इस वक्त सबसे आगे चल रहा है, कि कहीं ना कहीं उनको से लड़ाया जाएगा, और वो आज शाम तक क्लियर भी हो जाएगा किसको लड़ाएंगे। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो अपर्णा यादव का नाम सामने आ रहा है, या फिर कोई ना कोई ऐसा चेहरा बीजेपी को लेकर आएगी कि जिससे टक्कर देना मतलब कहीं ना कहीं देखिए, हर बार बीजेपी अपने फैसलों से चौंकाती है। स्कंदिता, क्या महत्वपूर्ण फैसला लिया जाता है, आप इस पर नजर बना के रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। बढ़ते आगे, लखनऊ से एक और महत्वपूर्ण अपडेट, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आज मऊ का खास दौरा बताया जा रहा है। इस दौरान बड़े कार्यक्रम उनके निर्धारित हैं। साथ ही साथ वॉलीबॉल चैंपियन का उद्घाटन भी करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बड़े कार्यक्रम उनके मऊ में, और इसके लिए विशेष दौरा मऊ का आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक करेंगे। और इसी के साथ वॉलीबॉल चैंपियन का उद्घाटन करेंगे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। तो देखिए, बड़े दौरे हैं, और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ हो या फिर डिप्टी सीएम हो, अलग अलग जिलों के दौरे पर हैं। लगातार नगर निकाय चुनाव को भी लेकर मंथन किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर उतर रहे हैं तमाम दिग्गज, और जो व्यवस्थाएं हैं उनको परखने का प्रयास किया जा रहा है। बड़े आश्वासन दिए जा रहे हैं। और इसी बीच देखिए, मऊ का खास दौरा डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का होगा, और इस दौरान वॉलीबॉल चैंपियन का वो उद्घाटन करेंगे। अपडेट ले लेते हैं, हमारे संवाददाता प्रदीप पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, आज क्योंकि खास दौरा है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का, बड़े कार्यक्रम होंगे उनके निर्धारित वहां पर, क्या कुछ उसकी तैयारी और जानकारी?
देखिए, उनका पुलिस लाइन में 11:15 पे हेलीकॉप्टर लैंड करेगा और पुलिस लाइन से सीधे होकर के छात्रावास मैदान जीवन राम इंटर कॉलेज में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है उस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि होंगे और वो उत्तर प्रदेश राजकीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता महिला पुरुष दोनों ज्वाइंट प्रतियोगिताएं हैं, इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे। यहाँ तक कि जो अन्य कार्यकर्ता हैं, जो लोग हैं, उनसे भी मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग उनको आगमन को देखते हुए सीएमओ का दौरा तेज हो गया, हर हॉस्पिटलों को डॉक्टरों को तैनात किया गया कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य मंत्री किसी हॉस्पिटल का निरीक्षण न कर लें। तो जो उनका निरीक्षण है वो काफी गोपनीय रखा गया है कि भ्रमण के कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री किन किन स्थानों पे जाएंगे, क्या जांच करेंगे, ये चीजें गोपनीय है, लेकिन सरकारी महकमा उनके आगमन को देखते हुए काफी चौकन्ना है। अगर विशेष बात की जाए तो फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन ही मुख्य कार्यक्रम माना जा रहा है। जी बिल्कुल। और प्रदीप देखिए, जैसा कि आपने भी जिक्र किया, औचक निरीक्षण करते हैं जब भी डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक दौरों पर जाते हैं, तो औचक निरीक्षण का अगर उनका कार्यक्रम होगा तो उसको लेकर अधिकारी जो हैं, अफसर जो हैं वहां पर किस तरीके से उनमें अफरा तफरी है, क्या उनकी तैयारी है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, तैयारियां ये हैं कि जैसे ही सूचना लगी प्रोटोकॉल की, वैसे इनके दौरे तेज हो गए। रातों रात तक अधिकारी चक्कर मारते रहे, हर विभाग अपनी अपनी सतर्कता से सतर्क हो गया। खासकर स्वास्थ्य विभाग को देखा गया कि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी काफी चौकन्ने नजर आए। ये एक दहशत सा बना हुआ है कि मऊ चूंकि माना जाता है अब्बास अंसारी का क्षेत्र है, मुख्तार अंसारी का क्षेत्र है, तो कुछ ऐसे भी कर्मचारी होते हैं, कुछ तानाशाहियां चलती हैं, कुछ ऐसे व्यापारी होते हैं जो अधिकारियों पे दबाव बनाते हैं। तो इस चीज को नजरअंदाज करते हुए किसी भी स्थिति में कहीं भी निरीक्षण करके किसी के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं, ऐसी दहशत लोगों के अंदर बनी हुई है। जी बिल्कुल ठीक है। आप प्रदीप देखिए, लगातार नजर बना के रखिएगा कि डिप्टी सीएम के क्या कुछ बड़े कार्यक्रम रहते हैं। आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। G20 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जहां G20 के लोगों के जरिए शांति का संदेश दिया। भारत के लिए ऐतिहासिक दिन है, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। दुनिया भारत पर विश्वास जता रही है और ये भारत के लिए बहुत ही बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, इसका जिक्र किया है देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इस खास मौके पर शांति संदेश देने का प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है। तो G20 का लोगो और वेबसाइट लॉन्च हुई है। G20 में भारत की अध्यक्षता इन सब सफल अभियानों को विश्व तक ले जाने का एक अहम माध्यम बनकर आ रही है। साथियों, आज का विश्व सामूहिक नेतृत्व की तरफ बहुत आशा से देख रहा है, चाहे वो G7 हो, G77 हो या फिर UNGA हो। इस माहौल में G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत की भूमिका बहुत अहम है। भारत एक और विकसित देशों में से घनिष्ठ रिश्ते रखता है और साथ ही विकासशील देशों के दृष्टिकोण को भी अच्छी तरह से समझता है, उनकी अभिव्यक्ति करता है। इसी आधार पर हम अपनी G20 अध्यक्षता की रूपरेखा ग्लोबल साउथ के उन सभी मित्रों के साथ मिलकर बनाएंगे जो विकास के पथ पर दशकों से भारत के सहयात्री रहे हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के साथ भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा पहुंचे, जहां कल उन्होंने चुनावी रैलियों में भी वो शामिल हुए। कांगड़ा की रैली में हुंकार भरते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आतंकवाद की जड़ को उखाड़ कर फेंक दिया गया है। कोरोना काल में सरकार ने जीवन और जीविका बचाने का काम किया। कोरोना काल में दूसरे देश पस्त, लेकिन भारत मजबूत रहा है। को मिला सम्मान ये भारत के यशस्वी नेतृत्व के कारण। भारत की सुरक्षित हुई सीमाएं एक बार फिर से हम सबको गौरव की अनुभूति कराता है। और हिमाचल प्रदेश की जब हम बात करते हैं, यहां के वीर योद्धाओं ने, रणबांकुरों ने भारत की सीमा की सुरक्षा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा है। सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में लड़ा गया कारगिल युद्ध हो या फिर उससे पहले अलग अलग युद्धों में अपने शौर्य और पराक्रम का लोहा इस धरती के योद्धाओं ने सदैव दुश्मनों को मनवाया है। और हिमाचल प्रदेश, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, तो भक्ति और शक्ति का अद्भुत संगम है। नए भारत की ताकत का एहसास दुनिया ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान भी किया है। कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जब पूरी दुनिया पस्त थी, असमंजस की स्थिति में थी, किन कर्तव्य विमूढ़ किसी स्थिति में थी, लगता था कि मानवता के ऊपर सबसे बड़ा संकट आ चुका है, तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी, नई नई योजनाएं बनाई जा रही थी। जीवन और जीविका दोनों को बचाने के लिए कार्यक्रम चल रहे थे। फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन और देश के 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी एक डबल इंजन की सरकार दे रही थी। सबको सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद पहली बार प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव का दर्द छलका। शिवपाल यादव ने कहा कि जो परिवार का नहीं हो सका वो कभी सफल नहीं हो सकता है। शिवपाल यादव ने नसीहत देते हुए कहा कि बड़े नेताओं को समझदारी से काम लेना चाहिए। समाज में जिनका एक अच्छा प्रभाव और पकड़ है, उन्हें पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए। शिवपाल यादव ने अखिलेश यादव के साथ के लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके साथ गलत राय देने वाले लोग हैं, इनसे दूरियां बनाना पड़ेगा। जो परिवार को साथ में नहीं रख सकते, अच्छे लोगों को साथ नहीं रख सकते, वे कभी सफल नहीं हो सकते। हमारे साथ में जो हुआ है कोई सिवा नहीं, किसी से भी नहीं हुआ। और जो हुआ है उसी का परिणाम अगर तक अच्छा नहीं आया, फैसले का परिणाम अच्छा नहीं, इसका परिणाम अच्छा नहीं। और 22 का तो इतना अच्छा परिणाम आने वाला था, इतना अच्छा परिणाम आने वाला था। अगर समाजवादी काम ले लिया होता तो आपकी मंशूबत होने, लेकिन ये हम कहेंगे सरकार पर नेताओं को, बड़े नेताओं को, जिनके हाथ में आज आप सब लोगों ने बात दी है, उन्हें समझदारी से काम करना चाहिए। मिशन गुजरात को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सभी पार्टियों के नेता लगातार रैलियां कर रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के साथ हमारे संवाददाता नीलेश चौहान ने खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ अहम कहा है, आपको सुनवाते हैं। गुजरात में इस बार विधानसभा चुनाव काफी दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत के साथ गुजरात में विधानसभा चुनाव लड़ेगी। न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने कई विधानसभाओं में सर्वे किया, जिसमें साफ तौर पे तमाम लोग ये कहते नजर आए हैं कि
गुजरात के अंदर बदलाव की जरूरत है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी। सर, गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है, उन मुद्दों को उठा रही है जो पिछले 27 सालों में नहीं उठाए गए, तो किस तरीके का पूरा माहौल, आप भी अलग अलग मीटिंग कर रहे हैं? देखिए, मैं अब तक 32 विधानसभा के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुका हूं और लगातार मेरी मीटिंग्स चल रही है। जो एकमात्र नारा यहाँ के लोगों के दिल और दिमाग में बस गया है वो है एक मौका केजरीवाल को, वो है परिवर्तन, चेंज, बदलाव। ये गुजरात के लोगों का नारा है, क्योंकि 27 साल से जो व्यवस्था चल रही है उससे लोग पक चुके हैं। उनके मन में नाराजगी है, गुस्सा है और गुस्से की वजह है स्कूलों की बदहाली, अस्पतालों की बदहाली, थानों की रिश्वतखोरी, बेरोजगारी। बड़े पैमाने पर यहां का नौजवान बेरोजगारी का संकट झेल रहा है और उसको कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी दी जाती है, यानी कि सिपाही की भर्ती भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे करता है। कर्मचारी सरकारी विभाग में होता है, कॉन्ट्रैक्ट पे जाता है। आंगनबाड़ी हो, आशा वर्कर हो, बड़ा आंदोलन चल रहा है यहां। तो इसलिए गुजरात में इस बार जो नारा चल रहा है वो परिवर्तन का है। और जब आप परिवर्तन की बात करते हैं, चेंज की बात करते हैं, तो फिर आप आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, अरविंद केजरीवाल की बात करते हैं, उनकी गारंटी की बात करते हैं। हमने लाखों की संख्या में गांव-गांव में जाकर 300 यूनिट बिजली फ्री का केजरीवाल गारंटी कार्ड भरवाया है। हमने 3000 बेरोजगारी भत्ता नौजवानों को देने का कार्ड भरवाया है। और आप जानते हैं, अरविंद केजरीवाल जुमला नहीं बोलते, खोखले वादे भी नहीं करते, गारंटी देते हैं। गारंटी मतलब जितना कहा उतना तो पूरा करेंगे, वादे से ज्यादा काम करके दिखाएंगे। जो हमने दिल्ली में किया, जो पंजाब में किया, 51 लाख परिवारों का जीरो बिजली का बिल आया पंजाब में। भगवंत मान जी की सरकार ने फैसला लिया, वहां पे मोहल्ला क्लिनिक वहां भी बन रहे हैं। शिक्षकों की भर्तियां शुरू हो गई, पुलिस की भर्तियां शुरू हो गई। जो लोग अब तक परमानेंट नहीं थे उनको परमानेंट करना शुरू कर दिया। तो सरकार काम कर रही है वहां पे। और इसलिए अभी जरूरत इस बात की है कि हम लोग गुजरात के अंदर यहाँ की, और अभी ईसुदान जैसे व्यक्ति को हमने, जो पत्रकार आप लोगों की बिरादरी से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, एक अच्छा साफ सुथरा चेहरा उनका दिया केजरीवाल जी ने, तो उनके नाम पे भी लोग खुश हैं कि अच्छा चयन किया केजरीवाल जी ने उनका मुख्यमंत्री के तौर पे। तो मैं समझता हूं कि गुजरात में एक बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। और 8 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो 27 साल के कुशासन से लोगों को मुक्ति मिलेगी। जिस गुजरात में शराब बंदी है, वहां पे 75 लोग जहरीली शराब पी के मर जाते हैं। जो पुल के मरम्मत को किसी कंस्ट्रक्शन कंपनी को देना था, वो पुल का मरम्मत घड़ी बनाने वाली कंपनी करती है। 2 करोड़ रुपए मरम्मत में लगाना था, 12 लाख रुपए लगा के वो पुल चालू कर देता है उसका मालिक। और आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसमें 150 लोगों की जान चली गई। ये चल रही है गुजरात के अंदर व्यवस्था, जिसमें 50 मासूम बच्चों की जान चली गई। आज तक वो मालिक गिरफ्तार नहीं हुआ, आज तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो गुजरात इन सब चीजों को बर्दाश्त कर रहा है, झेल रहा है और अब इससे मुक्ति लेगा। धन्यवाद सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जिस तरीके से दिल्ली में विजय हासिल की आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद पंजाब में जब चुनाव लड़ा गया तो बड़े पैमाने पर वहां पर भी जनता को जोड़ने का काम किया गया, जिसके बाद पंजाब में सरकार बनी। अब गुजरात का नंबर है। केजरीवाल जी के जिस तरीके से रोड शो हो रहे हैं, भीड़ इकट्ठी हो रही है, लोग समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गुजरात में भी इस बार परिवर्तन की लहर दिखाई पड़ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित साहनी के साथ नीलेश चौहान, न्यूज़ 1 इंडिया, अहमदाबाद, गुजरात। अमरोहा से अब खबर, जहां अज्ञात वाहन ने ऑटो में टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, 1 घायल बताया जा रहा है। संभल से दिल्ली जा रहे थे ऑटो सवार, जिस दौरान यह हादसा हुआ। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड की ये पूरी घटना है।
जहां अज्ञात वाहन ने ऑटो में तेज टक्कर मार दी, जिस वजह से हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं एक घायल बताया जा रहा है। संभल से दिल्ली जा रहे थे ये ऑटो सवार, जिस दौरान ये बड़े हादसे का शिकार हुए। 4 लोगों की देखिए इस पूरे हादसे ने जिंदगी ले ली है और एक घायल भी बताया जा रहा है इस हादसे में। बता दें ये पूरा मामला जो है सामने आया है गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का बताया जा रहा है। तो देखिए जोरदार टक्कर हुई है। संभल से दिल्ली जा रहे थे ऑटो सवार और इसी दौरान ये भिड़ंत हुई और भिड़ंत की वजह से 4 लोगों की मौत हो गई। गजरौला थाना क्षेत्र के हसनपुर रोड का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।